हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शाहबाज एंड यू आर वाचिंग अवर यूट्यूब चैनल विधिक जागरूकता। आज हम अपने चैनल का एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आए हैं। ये वीडियो ऑन डिमांड वीडियो है। बहुत से लोगों ने इस चीज़ के बारे में पूछा था कि सर स्टेट क्या होता है। हम स्टेट की मीनिंग आर्टिकल 12 कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आज बात करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते होंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करता है और कुल 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट्स हमें आर्टिकल 14 से लेकर 32 तक दिए गए हैं। अब फंडामेंटल राइट एक हिसाब से कुछ राइट्स सिटीजन्स के हैं, कुछ नॉन सिटीजन का सीधा सीधा बोलिए ये व्यक्तियों के अधिकार हैं। अब अगर राइट्स हैं किसी ना किसी की, तो लाइबिलिटी भी किसी ना किसी की बनती होगी, क्योंकि राइट और लाइबिलिटी इनकंसिस्टेंट होती हैं। अगर किसी की राइट बनेगा तो किसी की लाइबिलिटी। तो कहा जाता है कि जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो स्टेट के अगेंस्ट एनफोर्सेबल होते हैं। मतलब अगर कोई व्यक्ति के फंडामेंटल राइट का ब्रीच होता है तो वो स्टेट के विरुद्ध हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, आर्टिकल 32 और 226 में। तो अब बात आई कि किसके विरुद्ध जा सकते हैं? स्टेट के विरुद्ध। तो अब स्टेट है कौन, किसे हम स्टेट मानेंगे और किसे स्टेट नहीं मानेंगे? अगर स्टेट हम जिसे मानेंगे हम उसी के विरुद्ध हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो ये बड़ा जानना जरूरी है कि स्टेट कौन है, क्योंकि स्टेट आर्टिकल 12 में स्टेट को डिफाइन किया गया है। तो हम उसी डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं कि स्टेट क्या है, स्टेट के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में। और हम आप बात करने वाले हैं आर्टिकल 12 के बारे में, जो बात आती है राज्य को परिभाषित करती है, क्योंकि जितने भी फंडामेंटल राइट होते हैं वो सारे के सारे स्टेट के विरुद्ध एनफोर्सेबल होते हैं। कुछ फंडामेंटल राइट होते हैं जो किसी प्राइवेट पर्सन के विरुद्ध भी हो सकते हैं, जैसे आर्टिकल 17, आर्टिकल 23, 24 कुछ हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली किसके विरुद्ध होते हैं? स्टेट के विरुद्ध एनफोर्सेबल होते हैं। और जो आर्टिकल 12 में जो डेफिनेशन दी गई है स्टेट की, ये डेफिनेशन 36 के लिए भी यूज करना है। मतलब एक डेफिनेशन दो जगह पे आपकी यूज होगी। मतलब ये फंडामेंटल राइट के लिए भी यही डेफिनेशन होगी और डीपीएसपी के संबंध में जो स्टेट आएगी, यहां पे हम वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं, तो वहां जो स्टेट बताया गया कि स्टेट ऐसा करेगी, स्टेट वैसा करेगी, वहां भी आप यही डेफिनेशन लेंगे। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज स्टेट। तो बताया गया है कि स्टेट इंक्लूड, स्टेट के अंतर्गत इंक्लूड है कौन कौन? तो स्टेट के अंतर्गत इंक्लूड जो डेफिनेशन बैरेट की आर्टिकल 12 में दी गई है उसके हिसाब से स्टेट के अंतर्गत पहला आता है गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट। गवर्नमेंट के अंतर्गत क्या आती है? गवर्नमेंट के 3 हिस्से होते हैं। जैसे अपन गवर्नमेंट के 3 हिस्सों की बात करें तो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, मतलब न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, ये तीनों आ जाएंगी। एंड पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के अंतर्गत क्या आ जाएगा आपका? पार्लियामेंट के अंतर्गत आपकी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति जो आता है वो पार्लियामेंट मिलकर बनती है, वो आ जाएगी। तो मैंने लिखा है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ऑफ यूनियन, क्योंकि जुडिशरी यहाँ पे इसलिए नहीं लिया गया है क्योंकि जुडिशरी को लेके क्या है, थोड़े से डिस्प्यूट है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन ये दो जो है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव, ये तो इसके अंतर्गत 100% आएंगी, क्योंकि हम बोल सकते हैं कि जो आपके फंडामेंटल राइट है वो गवर्नमेंट के विरुद्ध एनफोर्सेबल होते हैं। और गवर्नमेंट की भी कौन सी संस्थान? गवर्नमेंट के भी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव। जुडिशरी को लेके थोड़ा सा क्या है, केस लॉ में अलग अलग बातें कही गई हैं। इसके बाद दूसरा बताया गया कि गवर्नमेंट के अंतर्गत कौन सी गवर्नमेंट आएगी? गवर्नमेंट और लेजिस्लेटिव आएगी। ये कहाँ की? स्टेट की। जैसे स्टेट एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव, मतलब स्टेट के जो भी हिस्से होंगे, स्टेट लेजिस्लेटिव, विधानसभा, विधान परिषद, गवर्नर, और ये सारी संस्थाएं भी स्टेट के अंतर्गत मानी गई हैं। अब चलिए यहां तक तो ठीक है, ये दोनों पॉइंट बड़े इजी हैं, ये आपको समझ में आते हैं। तीसरी चीज आप बोला गया है ऑल लोकल अथॉरिटी, सारी वो लोकल अथॉरिटी, मतलब लोकल अथॉरिटी मतलब जो लोकल लेवल पे काम करती हैं अथॉरिटीज इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जो भारत की टेरिटरीज में है, ये भी इसके अंतर्गत इंक्लूड है। तो अब अथॉरिटी कौन सी होती हैं? लोकल अथॉरिटीज को कहीं परिभाषित नहीं किया गया, तो हम इसको देखने की कोशिश करेंगे। और आखिरी जो सबसे डिस्प्यूटेड शब्द है वो है अदर अथॉरिटीज। अब अदर अथॉरिटीज के अंतर्गत किसे शामिल किया जाए, नहीं किया जाए, आर्टिकल 12 को लेके, इसी को लेके सबसे ज्यादा विवाद होता है। कुछ लोग कहते हैं कि आर्टिकल 12 में जो अदर अथॉरिटीज है ये अथॉरिटी आनी चाहिए, कुछ लोग कहते हैं ये अथॉरिटीज नहीं आनी चाहिए। अगर वो आर्टिकल 12 में अदर अथॉरिटीज के अंदर आ जाएगा तो बेनिफिट ये मिलेगा कि उसके अगेंस्ट फंडामेंटल राइट एनफोर्सेबल होते हैं, और अगर वो नहीं आता तो आप उसके विरुद्ध फंडामेंटल राइट एनफोर्स नहीं करा सकते। तो सबसे पहले दोनों जगह जो कॉमन वर्ड आ रहा है वो अथॉरिटीज। अथॉरिटीज डिफाइन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, हमने इसे समझने की कोशिश की है। अथॉरिटीज मीन्स अ पर्सन और बॉडी, मतलब ये कोई व्यक्ति या कोई निकाय। एक्सरसाइजिंग पावर और कमांड, जो मतलब कोई व्यक्ति या कोई निकाय जो कोई पावर को यूज करता है या जो कमांड दे सकती है, इसी हम अथॉरिटी बोलते हैं। मतलब अगर कोई व्यक्ति है जिसके पास ये पावर है, क्या पावर है?
उसके पास कोई एक्सरसाइज, पावर एक्सरसाइज करने के लिए है, या उसके पास कोई कमांड मतलब निर्देश वगैरह दे सकता है, या ऐसी कोई बॉडी है जो ऐसा कर सकती है, तो उसे हम अथॉरिटी मानते हैं। अब अथॉरिटीज के अंदर इंक्लूड कैसे किया जाए? अथॉरिटीज इंक्लूड्स मतलब इस डेफिनेशन को भी हम आगे लेके जाते हैं, तो इस डेफिनेशन को इंक्लूड लेके जाएंगे तो अथॉरिटीज के अंतर्गत उनको इंक्लूड किया गया है जिन्हें पावर है क्या, टू मेक, बनाने की, क्या बनाने की, जो व्यक्ति, जो अथॉरिटीज लॉ बना सकते हैं, मतलब जो भी व्यक्ति या बॉडी लॉ बना सकती हैं, बाई लॉ बना सकती हैं, रूल रेगुलेशन मतलब विधि, नियम, उपनियम वगैरह बना सकती हैं, तो इनको हम किसके अंतर्गत लेके आते हैं? इसे हम अथॉरिटी के अंतर्गत लेके आ रहे हैं। और अगर वो अथॉरिटी के अंतर्गत आ रही हैं तो वो किसके अंतर्गत आ जाएंगी? स्टेट के अंदर इंक्लूड हो जाएंगे और आप उसके विरुद्ध फंडामेंटल राइट एनफोर्स करा सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं और पावर टू इशू मतलब उसे जारी करने की, मतलब उसे शक्ति है जारी करने की, मतलब किसी व्यक्ति को या किसी बॉडी को जारी करने की। क्या जारी कर सकता है वो? कोई ऑर्डर, ऑर्डिनेंस और रेगुलेशन, मतलब ये होता है ना, नियम, अधिनियम, अध्यादेश वगैरह जारी कर सकता है। तो जो भी नियम, अधिनियम, अध्यादेश जारी कर सकता है, इसे भी हम बॉडी के अंतर्गत क्या कर सकते हैं? बॉडी और पर्सन जो जारी कर सकते हैं उसे भी हम अथॉरिटीज के अंतर्गत लाते हैं। तो अथॉरिटीज का मतलब सीधा सीधा कोई व्यक्ति या कोई बॉडी जो कोई पावर है जिसके पास, जो कोई कमांड दे सकता है, जो लॉ मेक कर सकता है, जो लॉ जो क्या कर सकता है, ऑर्डिनेंस वगैरह, रेगुलेशन इशू कर सकता है, इसे हम डायरेक्टली किसके अंतर्गत लेके आते हैं? अथॉरिटी के अंतर्गत। अथॉरिटी मींस वो स्टेट के अगेंस्ट आ जाएगा, स्टेट के अंदर आएगा, और अगर वो स्टेट के अंतर्गत आएगा तो उसके विरुद्ध क्या किया जा सकता है? फंडामेंटल राइट एनफोर्स कराए जा सकते हैं। तो देखिए ये सारे कॉन्सेप्ट है, अभी और आगे की अपन बात करते हैं, अभी थोड़ा सा और भी चीजें हैं, तो ये सारी चीजें हैं। इसके बाद हम बात करते हैं लोकल अथॉरिटीज की। अब देखिए एक और शब्द आया था लोकल अथॉरिटीज। अब ये वर्ड है लोकल अथॉरिटीज, ठीक है, ये लोकल अथॉरिटीज तो पढ़ लिया, अब लोकल अथॉरिटीज क्या होती है? तो सीधी सीधी बात करें, लोकल अथॉरिटीज वो अथॉरिटीज होती है जो लोकल लेवल पे काम करती है। लोकल लेवल पे काम मतलब जो बड़े नीचे लेवल पे काम करती है। आपने सुना होगा 2 टायर ऑफ गवर्नमेंट, 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट, तो बोलते नहीं है कि उसमें जैसे आप पंचायत ले लीजिए, जनपद पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, जो ये सारी चीजें होती हैं, या इस प्रकार के अन्य जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो लोकल लेवल पे काम करते हैं, मतलब यूनियन और स्टेट पे काम नहीं करते, बल्कि जिनको ये वाली शक्तियां लोकल लेवल पे यूज करने की शक्ति होती है, उन्हें हम लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं। जैसे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, आपने एक चैप्टर भी पढ़े होंगे, चैप्टर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पॉलिटिकल साइंस वगैरह में, तो वो यहीं पर आते हैं। लोकल अथॉरिटीज की डेफिनेशन कहां डिफाइन की गई है? तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं की गई है। तो एक हम जो डेफिनेशन के लिए ही एक एक्ट बनाया गया है जिसको हम बोलते हैं जनरल क्लॉजेस एक्ट, साधारण उपखंड अधिनियम, उसकी सेक्शन 3 के क्लॉज 31 में क्या बताया गया है? बोला क्या है कि डेफिनेशन लोकल अथॉरिटीज की बताई है। बोला गया लोकल अथॉरिटीज के अंदर म्यूनिसिपैलिटीज आएंगी जैसे नगर पालिका निगम, बोला विलेज काउंसिल आएंगी जैसे पंचायत वगैरह, आपने सुनी होगी पंचायत, जनपद पंचायत, ये आ जाती हैं। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड होते हैं मतलब जिला बोर्ड होते हैं, या इंप्रूवमेंट ट्रस्ट होते हैं, ये सारे के सारे और भी चीजें, इसी प्रकार की चीजें इसके अंतर्गत इंक्लूड कर ली जाती हैं। तो ये तो हुई लोकल अथॉरिटीज की डेफिनेशन। एक प्रश्न आता है, क्या जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट होते हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट कम अंडर आर्टिकल अंडर स्टेट, क्या जो आर्टिकल 12 में स्टेट बताया गया है, क्या वहां प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी आएंगे? इस चीज को लेकर सवाल है। तो ये सवाल का जवाब ये होगा कि अगर कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट है वो गवर्नमेंट द्वारा एडेड है, मतलब गवर्नमेंट अगर उसको एड कर रही है, सहायता करती है, तो ऐसे इंस्टीट्यूट जो गवर्नमेंट द्वारा एडेड है तो वो क्या आ जाते हैं? वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी किसके अंदर आ जाते हैं? स्टेट के अंतर्गत आ जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, वो एक हिसाब से प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, लेकिन वो गवर्नमेंट द्वारा एडेड है। गवर्नमेंट क्या करती है? उसकी एड करती है। तो अब वो गवर्नमेंट द्वारा एडेड हो गया, तो वो इंस्टीट्यूट भी आर्टिकल 12 के अधीन राज्य की परिभाषा में शामिल हो जाएगा। तो और भी ऐसे कोई इंस्टीट्यूट जो हो प्राइवेट लेकिन गवर्नमेंट से एडेड हो, बहुत सारी जैसे यूजीसी वगैरह क्या करती है, बहुत सारे कॉलेज वगैरह प्राइवेट कॉलेजों की मदद वगैरह करती है। तो वो प्राइवेट कॉलेज भले रहते हैं लेकिन वो गवर्नमेंट, यूजीसी क्या है? गवर्नमेंट का संस्थान है, तो वो उसकी अगर एड कर रहे हैं तो वो इंस्टीट्यूट भी क्या आ जाते हैं? इसी के अंतर्गत आ जाते हैं, स्टेट के अंडर। तो ये है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट को आपको देखना पड़ेगा। प्राइवेट इंस्टीट्यूट अगर गवर्नमेंट से थोड़ा सा सहायता वगैरह ले रहा है, एडेड है, तो ठीक है, तो वो स्टेट के अंदर आएगा, अदरवाइज स्टेट के अंतर्गत नहीं आएगा। इसके बाद अदर अथॉरिटीज की हम बात करते हैं। अदर अथॉरिटीज के अंतर्गत क्या इंक्लूड है? अदर अथॉरिटीज के अंतर्गत हमने डेफिनेशन, सबसे एक जो खतरनाक चीज बोल सकते हैं ये अदर अथॉरिटीज है, मतलब इसी चीज को लेकर सबसे ज्यादा डिस्प्यूट होता है। और आर्टिकल 12 में जो जितने भी केसेस आते हैं,
बहुत से केसों में बोला कि ये स्टेट है या नहीं है, वो सारे केस इसी चीज़ को डिस्प्यूट को लेकर निकलते हैं। तो नॉर्मली हम देखें तो अदर अथॉरिटीज़ के अंतर्गत गवर्नमेंट कॉरपोरेशन आती हैं, रजिस्टर्ड सोसाइटियाँ आती हैं। जो रजिस्टर्ड सोसाइटी होती है गवर्नमेंट की, जो कॉरपोरेशन जैसे ONGC वगैरह और बहुत सारी कॉरपोरेशन होती है ना, और भारत पेट्रोलियम वगैरह कॉरपोरेशन होती है, ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आती है? अदर अथॉरिटीज़ के अंतर्गत आती है। सीधा सीधा बोले जो अथॉरिटीज़ के पास हैविंग एक्सरसाइज, जो एक्सरसाइज करती है गवर्नमेंटल और सोवरेन पावर, कोई अथॉरिटी जिसको गवर्नमेंट की पावर होती है या सोवरेन अथॉरिटी सोवरेन पावर होती है, मतलब हमने वर्ड लिखा है ऑफ सेम काइंड, ठीक है, इज जस्ट एम जेनरस, मतलब ऑफ सेम काइंड, मतलब ये गवर्नमेंट की जैसी पावर होती हैं और सोवरेन शक्तियों जैसी शक्तियां होती हैं। मतलब गवर्नमेंट की तो डायरेक्टली पावर नहीं देंगे, लेकिन गवर्नमेंट पावर जैसी होती हैं। गवर्नमेंट की पावर तो आपको पता ही है क्या होती है, तो उन्हीं के सेम काइंड की शक्तियां होती हैं, तो उन्हें हम क्या मान लेते हैं? अदर अथॉरिटीज़ के अंतर्गत इंक्लूड करते हैं। और अदर अथॉरिटीज़ के अंदर सबसे अच्छा केस अगर आपको पढ़ना हो कि अदर अथॉरिटीज़ क्या होता है, तो वो यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई का है, जो मद्रास हाईकोर्ट ने 1954 में दिया था। इसमें उन्होंने पूरा एनालिसिस बताया था कि अदर अथॉरिटीज़ के अंदर हम किस किस को इंक्लूड करेंगे और किस किस को अदर अथॉरिटीज़ के अंतर्गत इंक्लूड नहीं करेंगे। तो देखिए ये तो हुई, अभी हम कुछ एग्जाम्पल्स की भी बात करते हैं आगे। कुछ हम आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि हमारी लॉ क्लासेस भी चलती हैं, और अगर आप लॉ क्लासेस में एडमिशन वगैरह लेना चाहते हैं तो मैं आपको, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर देख सकते हैं, वहाँ पे मुझे आप व्हाट्सअप और कॉल कर सकते हैं। हमारी क्लासेस आप लेके डेमो क्लासेस भी हैं और डेमो क्लासेस भी देख सकते हैं, और बड़ी अच्छी क्लासेस चलती हैं और बड़ी अफोर्डेबल आपकी क्या है फीस वगैरह है, तो वो सबकी आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों हिसाब से ले सकते हैं। तो चलिए ये तो क्लासेस की बात हुई। इसके साथ साथ अगर आप टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको लिए टेस्ट सीरीज़ इंडिविजुअल पेपर के हिसाब से आपको टेस्ट सीरीज़ भी मिल सकती है, जो भी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है। और जो टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे गए, जैसे प्रीवियसली छत्तीसगढ़ का एग्जाम वगैरह हुआ है तो पूछे गए। तो ये आपकी बेनिफिट की मैंने थोड़ी सी बात कर दी और अपने बेनिफिट की भी बात कर ली। तो चलिए अब आगे इसके बाद हम बात करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं अथॉरिटीज़ के। अदर अथॉरिटीज़ के अंदर कुछ एग्जाम्पल किन को अदर अथॉरिटीज़ के अंदर रख के स्टेट माना गया है। तो अब जैसे CSI है, CSIR SBI हो गई, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया LIC हो गई, यूनिवर्सिटीज़ हो गई, रेलवे और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स हो गए या कोर्ट्स हो गए। कोर्ट के साथ है कि कोर्ट को कहीं कहीं, जैसे AR अंतुल्य के केस में इसको बोला गया था कि ये आता है, AR अंतुल्य के केस में बोला कि कोर्ट अदर अथॉरिटीज़ के अंदर आता है, मींस वो स्टेट के अंदर इंक्लूड होगा। लेकिन कुछ केसों में बोला गया है कि वो अदर अथॉरिटीज़ के अंदर नहीं आता, जैसे RS नायक का केस आप पढ़ेंगे तो उसमें मना किया गया। और सॉरी, उसमें नरेश कुमार का केस है, AR अंतुल्य का है वो नरेश कुमार, जो नरेश का केस है उसमें मना किया गया है। तो ये थोड़ा सा हमने बताया था कि स्टेट को लेकर थोड़ा सा कोर्ट को लेकर डिस्प्यूट होता है, लेकिन अगर ए के अंतुल्य का आप केस पढ़ेंगे ना तो यहाँ पे उसको इंक्लूड कर लिया गया है। कुछ संस्थाएं जिनको हम स्टेट के अंदर नहीं मानते, जैसे NCERT, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम में बहुत बार एग्जामों में पूछा जाता है। चंद्रमोहन खन्ना का केस है, और BCCI को भी स्टेट के अंदर इंक्लूड नहीं करते। जी टेलीफिल्म्स का केस है, और जैसे दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज है, इनको भी हम इसके अंदर इंक्लूड नहीं करते। अब मैं आपको अपने हिसाब से बताता हूं कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है कि विच इज स्टेट और नॉट, तो देखिए यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी, यहाँ दिक्कत नहीं होगी, और संभवतः यहाँ पे भी दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत आपकी होती है मेनली इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट के लिए मैंने इतनी चीज़ें आपको बताई, ये सारी चीज़ें बताई, चलिए ठीक है। लेकिन फिर भी कोई ऐसा एग्जाम्पल आ जाए जो हमें समझ में नहीं आ रहा, तो आपको क्या करना है, उस समय देखना है कि कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है, मतलब कोई ऐसा संस्थान है जिसका खुद का लॉ होता है। मतलब बहुत से संस्थान होते हैं ना जिनका लॉ होता है, जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी संस्थान की बात करेंगे, खुद का लॉ है, रेलवे एक्ट है, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है, यूनिवर्सिटीज़ के लिए UGC क्या करती है, एक एक्ट बनाई हुई है, और बाकी जो बैंक्स वगैरह लेते हैं इनका खुद का एक्ट है। तो जो ऐसी चीज़ें हैं, जो ऐसे इंस्टीट्यूट है जो किसी एक्ट से गवर्न होते हैं, या जिनके पास ये शक्ति होती है कि वो लॉज बना सकते हैं अपने लोगों के लिए, या अपने रूल और रेगुलेशन बना सकते हैं कि वो कैसे कार्य करेंगे अपने कर्मचारियों के लिए, या अपनी सैलरी बेस अपने ऑफिसर्स के लिए, या अपने जो नीचे के कर्मचारी के लिए। अगर कोई ऐसा इंस्टीट्यूट होता है या जिसमें गवर्नमेंट की थोड़ी बहुत शक्तियाँ होती हैं, जैसे ONGC और आप मतलब इंडियन ऑयल वगैरह की बात करें, तो ये आप एक दिमाग लगाइएगा कि ये अदर अथॉरिटीज़ के अंदर इंक्लूड होंगे। तो अगर ये सारी चीज़ें अगर आप पढ़ लेते हैं तो ये एक आध नंबर का क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन से आर्टिकल 12 से पूछा जाता है, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए समय समय पर लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।